प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समुद्र विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम महासागरीय अधस्थल लघु स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। साथ में महासागरीय जल का तापमान, तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी देखेंगे। जिस प्रकार स्थल भागों में पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, उसी तरह समुद्र के अंदर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। आज हम समुद्र के अंदर पाए जाने वाली लघु स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी लेंगे कि समुद्र के अंदर किस प्रकार की लघु स्थलाकृतियाँ पाई जाती होंगी। सबसे पहले मध्य महासागरीय कटक। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अपवन द्वारा अलग किए होते हैं। इन पर्वतों की श्रृंखलाओं के शिखरों की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। अब मध्य अटलांटिक कटक क्या है? ये पहाड़ों की दो श्रृंखलाएं हैं जो समुद्र के अंदर विद्यमान हैं, और इन पहाड़ों की जो शिखर होते हैं, ऊंचाई वाला जो टॉप हिस्सा होता है, कई बार वो समुद्र की सतह के ऊपर आ जाता है, यानी हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। छोटा सा द्वीप या टापू बन के दिखना शुरू हो जाता है। तो ये है मध्य महासागरीय कटक। समुद्रों के अंदर समुद्री टीले पाए जाते हैं। ये नुकीले शिखरों वाले एक पर्वत होते हैं जो समुद्र की तली के ऊपर उठे हुए होते हैं, किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाते। समुद्री टीले ज्वालामुखियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। 3000 से 4500 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला, जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों में अवस्थित है, एक इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। अब समुद्री टीले क्या होंगे? समुद्र के अंदर विद्यमान होंगे और वो समुद्र की सतह तक यानी ऊपर से नहीं दिखेंगे। हमें तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो समुद्र के अंदर ही विद्यमान होंगे। तो ऐसे होते हैं समुद्री टीले। तीसरी स्थलाकृति है निमग्न द्वीप। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतया 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। यानी एक समुद्री टीला, जो कि पहले आपने स्थलाकृति पढ़ी, बट उसका ऊपरी हिस्सा सपाट होगा, समतल होगा। तो इस तरह के द्वीपों को निमग्न द्वीप कहते हैं। अगली स्थलाकृति है प्रवाल द्वीप। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप होते हैं, जो कि गहरे अवनमन के चारों ओर घिरे हुए होते हैं। ये समुद्र का एक भाग हो सकते हैं या कभी कभी ये साफ या गहरे, बहुत अधिक जल के चारों तरफ घिरे होते हैं। अब प्रवाल आपने पहले भी अध्ययन किया होगा। हमारे देश में लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों से निर्मित एक भाग है। अब प्रवाल क्या होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी स्कल, हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। इसी के अंतर्गत प्रवाल द्वीप एक आकार का बना हुआ छोटा द्वीप है। अगली स्थलाकृति है जलमग्न कैनियन। ये गहरी घाटियाँ होती हैं, जिसमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ के आर पार काट देती है और काटती हुई नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक बड़ा कैनियन माना जाता है। अब होता क्या है, जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है तो वो उसको बहुत डीप काट देती है, तो एक गहरी घाटी समुद्र की ओर विस्तृत नजर आती है।
इसको ही कैनियन कहते हैं और समुद्र का पानी तो इसमें मिल ही जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, महासागरीय जल का तापमान कैसा होता है, कहाँ कहाँ होता है, कितना होता है, इस खंड में इसकी जानकारी दी गई है। तो ऊपर से नीचे तक और आमने सामने कितना गर्म कितना ठंडा होता है इसमें आपको बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होता है, यानी सूरज के प्रभाव से गर्म होता है। स्थल की तुलना में जल का तापमान और जल का वो ठंडा होना धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, परंतु समुद्री भाग महासागरों का पानी का हिस्सा वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। आओ जाने महासागरों के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी महासागरों में तापमान कहीं ज़्यादा पाया जाता है कहीं कम, तो किस वजह से पाया जाता है। सबसे पहले है अक्षांश। अक्षांश ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतह जल की तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अक्षांश है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ दोनों की ओर हम जब बढ़ते हैं तो ध्रुवों की ओर यानी अंटार्कटिका की ओर और आर्कटिक महासागर की ओर तापमान कम होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और 90 डिग्री पर तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पर ठंडा तापमान होता है महासागरों के जल का। दूसरा पॉइंट है स्थल और जल का असमान वितरण। आप पृथ्वी को ध्यान से देखें, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर हमें स्थल भाग मिलेगा, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम मिलता है। तो आओ जाने स्थल एवं जल का असमान वितरण उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी उत्तर के जो महाद्वीप हैं उनके साथ जुड़े महासागर ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सनातन पवनें स्थल से महासागरों की ओर बहने वाली पवनें महासागरों के सतहीय गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम फलस्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम फलस्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर पाया जाता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे एक बड़ी सी थाली में पानी डाला हो और उसमें तेल की 4-5 बूंदें डाल दें। अब आप हाथ से उसको अगर धकेल लेंगे तो तेल की बूंदें किनारे की तरफ चली जाएंगी और नीचे का पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह समुद्रों में भी होता है कि हवा चलती है और गर्म गर्म पानी ऊपर ऊपर का हट जाता है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों के तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है। इसी तरह लैब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। अब महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? ये विस्तृत जल राशि होती है जिसका स्वभाव एक जैसा होता है। जैसे आपने वायु राशियाँ पढ़ी थी, तो ये अलग अलग तरह के स्वभाव की होती हैं। जैसे कोई महासागरीय धारा गर्म होगी, कोई ठंडी होगी, तो गर्म अगर ठंडे क्षेत्र में जाएगी तो वहाँ पर गर्म कर देगी, या ठंडे गर्म क्षेत्र में आएगी तो वहाँ पर ठंड कर देगी। तो इस तरह की महासागरीय धाराएं विस्तृत जल राशियाँ होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आओ हम समुद्र में गहराई की ओर जाएं और देखें तापमान कैसे कैसे होता है। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इसमें एक लाइन बनाई गई है। ऊपर लाइन में 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री ऐसे तापमान दिखाया गया है और नीचे की ओर गहराई दिखाई गई है, जैसे 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर और 4500 मीटर तक। तो अगर हम देखते हैं तो समुद्र में ऊपरी सतह पर तापमान 20 से 24 डिग्री के अंतर पाया जाता है। जब एक जो लाइन है थोड़ी नीचे आती है तो 500 मीटर की गहराई पर तापमान और कम हुआ, जैसे 12 के नीचे आ गया। फिर और जब नीचे की ओर आती है ये लाइन तो तापमान फिर 0 तक पहुंच जाता है। ये एक थर्मोलाइन होती है जो कि समुद्र के तापमान को दिखाती है। अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। समुद्र का ऊपरी सतह का तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के अंदर आता है और जब 500 मीटर तक हम जाते हैं तो वो 16 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जब 1000 मीटर की गहराई और उससे ज़्यादा गहराई में हम चलते हैं तो धीरे धीरे तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसको हम वर्टिकली कहते हैं समुद्र के तापमान के संबंध में, यानी ऊपर से जब समुद्र के अंदर हम जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आओ विश्व के मानचित्र में हम तापमान का अध्ययन करें। इस विश्व के मानचित्र में आपको तरह तरह की लाइनें दिखी होंगी जो कहीं मुड़ रही हैं, कहीं सीधी चल रही हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये तापमान को प्रदर्शित कर रही हैं। यानी जिस लाइन के साथ 20 लिखा है तो इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस स्थान का। तो आपको तो पहले ही पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो मध्य भाग में यानी 0 डिग्री लैटीट्यूड पर सीधी पड़ती हैं। तो उस समुद्री हिस्से में तो ज़्यादा तापमान होना स्वाभाविक है। यानी 0 डिग्री लाइन के साथ हमें 28 डिग्री, 25 डिग्री, 25, 20 डिग्री ऐसे तापमान देखने को मिल रहे हैं। परंतु जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर 0 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे ऐसे तापमान ऊपर की तरफ कम होना नज़र आता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि दक्षिणी में आपको लाइनें सीधी नज़र आ रही हैं। तो सीधी लाइनें इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि यहाँ स्थल भाग बहुत कम है, समुद्र है, तो समुद्र में तो एक जैसा तापमान है। कई बार स्थल भाग भी तापमान को प्रभावित कर देता है। यानी स्थल भाग जब गर्म होगा तो वहाँ से पवनें उठेंगी, फिर वो समुद्रों को प्रभावित करेंगी। तो दक्षिणी भाग की सीधी लाइनें होना जो कि ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर स्थल भाग का कम प्रभाव है। हाँ, जब आप उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं यानी 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं, तो लाइनें आड़ी तिरछी देखी जा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी समुद्री धाराओं का भी प्रभाव रहता है और उसके साथ जो स्थल भाग है उसका भी प्रभाव रहता है। आप भारत को देखें, वहाँ पर 25 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस दोनों तरफ लिखा हुआ है। तो इसका प्रभाव जो है समुद्र का प्रभाव है, इतना यहाँ पर गर्म तापमान है। क्यों? सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं इसी लाइन के साथ। तो इस तरह का ये जो मानचित्र है ये हमें बताता है कि सूर्य के प्रभाव से न केवल धरती गर्म होती है परंतु महासागर भी गर्म होते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उत्तरी ध्रुव में जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो अक्षांश हैं, यहाँ पर तापमान जो समुद्र चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और स्थल भाग का प्रभाव भी ज़्यादा रहता है। अब दक्षिणी महासागर में खुले जो समुद्र हैं वहाँ पर तापमान एक जैसा रहता है। छोटे तौर पर जिस भाग में, महाद्वीपीय भाग में कोई नदियां हैं जो समुद्र के साथ मिलती हैं, तो वहाँ भी तापमान में प्रभाव रहता है।
प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछते रहिए। धन्यवाद।